डियर फ्रेंड, आज हम आपके सामने डीजनरेटिव डिजीज के बारे में जानकारी देंगे। डीजनरेटिव डिजीज क्या है, किस तरीके से हमारे बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करती है, क्या इसके होने से होता है, किस किस तरह की होती है, ये आज सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, डीजनरेटिव डिजीज किस तरीके से अफेक्ट करती है और किस तरीके से होती है। डीजनरेटिव डिजीज का जो अफेक्ट करती है और जो मेन प्रॉब्लम होती है पेन, यानी सबसे ज़्यादा जो हमारे डीजनरेटिव डिजीज बॉडी के अंदर होती है उससे दर्द होता है। दर्द कहाँ होता है और कब होता है वो सारी चीज़ मैं बताते चलूँगा। सबसे पहला जो होता है वो दर्द होता है, और फिर अगला दूसरा कारण है डिसएबिलिटी। तीसरा कारण है इकोनॉमिक लॉस, यानी हमारा इकोनॉमिक भी लॉस हो जाता है। डिसएबिलिटी का मतलब है एबल हो जाता है, यानी डिसेबल हो जाता है, बंदा चल नहीं सकता सही तरीके से। और इसके लिए हमारे ट्रीटमेंट क्या क्या है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, और डाइटिशियन ट्रीटमेंट है, मेडिटेशन ट्रीटमेंट है, यानी हम इसके लिए मेडिसिन का भी यूज करना होता है, फिजियोथेरेपी भी करानी होती है, डाइट की भी ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ होती है। इसकी मैं एनाटमी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ एनाटमी, किस तरीके से इसकी एनाटमी है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ये किन जॉइंटों पे होती है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट पर क्या इफेक्ट डालती है, कार्टिलेजियस जॉइंट पर क्या इफेक्ट डालती है, और फाइब्रस जॉइंट पर क्या इफेक्ट डालती है। तो डियर फ्रेंड, फाइब्रस जॉइंट की बात करें तो ये फाइब्रस जॉइंट पे अफेक्ट डालती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अफेक्ट डालती है। पहला मैं बताता हूँ साइनोवियल जॉइंट। आर्टिकुलर सरफेस और कवर्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज पे अफेक्ट करती है, जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट पे अफेक्ट करती है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करती है, यानी जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड है जो साइनोवियल जॉइंट में होता है उस पर अफेक्ट करती है। तो ये हमारे जितने भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं, जैसे नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, तो जितने भी इस तरीके के जॉइंट होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं। उन साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, उसको अफेक्ट कर देती है, और वहाँ पर सूजन दिखाई देना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन दिखाई देना शुरू हो जाती है, तो हमारे उस जगह पर पेन रहना शुरू हो जाता है और वो जॉइंट अफेक्टेड हो जाते हैं, तो इसलिए वो साइनोवियल जॉइंट को अफेक्ट करती है। दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट। आर्टिकुलर सरफेस आर सुपेरियर and inferior surface of the vertebral body which are the covered of the cartilage and plate in a intervertebral disc between the two bodies। ये हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, जो डिस्क को चारों तरफ से घेरो रखते हैं, जो वर्टिब्रल बॉडी होती है उसको अफेक्ट कर देती है। इसी से हमारे डिस्क में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो डियर फ्रेंड, ये अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क क्या है। थोड़ा सा डिस्क के बारे में बता देता हूँ। डिस्क क्या है? डिस्क each disc has two basic component, a central nucleus pulposus। जो सेंटर डिस्क में जो सेंटर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और जो सराउंडिंग एनुलस फाइब्रस, जो उसके चारों तरफ का पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम एनुलस फाइब्रोसस। द मसल्स पाल्पोसस सेमी फ्लूइड जेल, यानी जो पाल्पोसस बना होता है सेमी फ्लूइड जेल का बना होता है, containing the cartilage cell and the irregularly arranged collagen fibers। तो डियर फ्रेंड, ये हमारे कार्टिलेज जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट को अफेक्ट करती है, ये डीजनरेटिव डिजीज। तो अब मैं बताता चलता हूँ कि डीजनरेटिव डिजीज जो है कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ डीजनरेटिव डिजीज।
डिजेनरेटिव डिजीज के टाइप में बताता चलता हूँ आपको। ओस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डाइलाइसिस और स्पॉन्डिलाइथेसिस, ये डिजेनरेटिव डिजीज के पार्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस यानी ओए। ओए की बात करेंगे, ओए क्या है और ओए कहाँ कहाँ होती है ओस्टियोआर्थराइटिस, और ओए किस तरीके से होती है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, आर्टिकुलर्स, तो ये कहाँ कहाँ होती है, किस किस जॉइंट में होती है, किस किस को होती है, किस एज में होती है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ इस वीडियो में। इसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द जॉइंट विद द एक्सेब्रेशन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी ओस्टियोआर्थराइटिस जो होती है वो डिजेनरेटिव डिजीज का एक पार्ट है, जिसमें होता क्या है, एक्यूट यानी जल्दी की इन्फ्लामेशन दिखाई देती है, उसमें हल्की सी सूजन, रेडनेस और पेन, तीन चीज हमारे जॉइंट्स पर दिखाई देंगी, जिसे हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, आर्थराइटिस डिफॉर्मस। अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दूं कि किस तरीके से यूके ने, हम इसकी एटियोलॉजी पढ़ते हैं। स्टडीज हैव सो दैट इन द यूके 3.5 million people over the age of 65 suffer from the condition. Many working day are lost because of the effect of osteoarthritis. 65% एज के लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। बोथ मैन एंड वोमेन आर अफेक्टेड, मैन, लेडीज और जेंट्स दोनों को अफेक्ट करती है। बट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ डिफरेंट, यानी इनके जो है मैन को और वोमेन को दोनों को अफेक्टेड करती है, लेकिन मैन और वोमेन में जॉइंट अलग अलग जॉइंटों में ज़्यादा पाई जाती है। वोमेन में अलग जॉइंट में पाई जाती है और मैन में अलग जॉइंट में ज़्यादा पाई जाती है। कि कहाँ मैन में किस जॉइंट में ज़्यादा पाई जाएगी और वोमेन में किस जॉइंट में ज़्यादा पाई जाएगी। इन मैन द ऑर्डर ऑफ अफेक्टेड जॉइंट ऑफ हिप मोस्ट कॉमन, यानी जो जेंट्स हैं उनमें ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला जो जॉइंट है वो है हिप जॉइंट। नी, स्पाइन, एंकल, शोल्डर, फिंगर। नी में भी पाई जाती है, घुटनों में भी, और फिंगर में भी पाई जाती है, स्पाइन में भी पाई जाती है ओस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन अब हम वोमेन के देखते चलते हैं कि वोमेन में कहाँ किस जॉइंट को ज़्यादा अफेक्टेड करती है। इन वोमेन द ऑर्डर इज नी फिंगर, यानी सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट वोमेन में करेगी वो करेगी नी जॉइंट को, और फिंगर, स्पाइन को, हिप को, एंकल को एंड शोल्डर जॉइंट को। तो इस तरीके से इसका रेशियो दिया है कि पहले अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा जेंट्स में पाया जाता है वो हिप जॉइंट पाया जाता है, हिप, नी, एंकल, स्पाइन। और अगर लेडीज की बात करें तो लेडीज में पाया जाता है नी, हिप, एंकल, फिंगर, स्पाइन एंड शोल्डर जॉइंट। डियर फ्रेंड, इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि किस तरीके से ओस्टियोआर्थराइटिस को जो है किस तरीके से हम प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटते हैं, कि किस तरीके से ये प्राइमरी डिजीज और सेकेंडरी डिजीज में हम दो पार्टों में इसे बांट लेते हैं, प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस और सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस में अननाउन काउज होता है जिसका ये पता नहीं कि क्यों होती है, लेकिन सेकेंडरी आर्थराइटिस के हमारे काउज होते हैं, हमारे कारण होते हैं कि किस वजह से हुई है, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे ट्रॉमा आफ्टर सीवर इंजरी रिजल्टिंग ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द जॉइंट सरफेस, यानी किसी भी हमारे ट्रॉमा होने से, चोट लगने से, फ्रैक्चर होने से जो उस जॉइंट में अफेक्ट हुआ है, उस जॉइंट में जो प्रॉब्लम हुई है, वहाँ हमें ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। डिसलोकेशन, किसी भी जॉइंट का हमारा बाहर निकलना या डिसलोकेट होना या सबलक्सेशन होना, यानी बाहर कम निकलना, आधा निकलना या पूरा बाहर निकल जाना किसी जॉइंट का, जिसे जॉइंट निकलना भी बोलते हैं। तो उस जॉइंट में हमारे डिसलोकेशन होने पे भी रिपीटेड माइनर ट्रॉमा या हमारे कोई हल्का फुल्का ट्रॉमा होने से, यानी चोट लगने से, ऑक्यूपेशनल एग्जाम
knee are risk, tailor first, carpal tunnel and metacarpal phalangeal joint, pneumatic ड्रिलियर्स, एल्बो एंड द शोल्डर। इन जॉइंटों में हमारे कुछ भी ट्रॉमा होने से ये अफेक्ट कर सकती है, यानी सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इन्फेक्शन, यानी बॉडी के अंदर जब हमारे कोई इन्फेक्शन चल रहा होता है, यानी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। जैसे ट्रकिंग इनटू द जॉइंट फ्रॉम द ओपन वुंड, यानी कोई खुला जख्म होने की वजह से हमारे बॉडी में ओस्टियोआर्थराइटिस। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द जॉइंट, हड्डियों की टीबी होने से भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। डिफॉर्मिटी, कोई डिफॉर्मिटी हो जाए, ओबिसिटी हो जाए, मोटापा ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में हाइट वेट के हिसाब से ज़्यादा वजन होने से भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। हीमोफीलिया, एक्रोमेगेली, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये इसके क्लासिफिकेशन है कि सेकेंडरी और प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस, यानी इन चीज़ों में। और जो फर्स्ट प्राइमरी है उसका नाउन का जो उसका पता नहीं है। और डियर फ्रेंड, मैं आगे बताता चलता हूँ। इसके क्या कारण होते हैं। कंडीशन already mentioned on the relation to the secondary arthritis. Hereditary, the significantly higher incidence, the condition of poor position देता है। सबसे ज़्यादा क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पेन होता है, मसल्स स्पाज्म होता है, और स्टिफनेस होती है, यानी स्टिफनेस किसी भी जॉइंट का जाम होना शुरू हो जाता है और वो जॉइंट जो है जाम होने लगता है। इसमें हल्का हल्का सा पेन हर टाइम बना रहता है। जब भी हम चलने की कोशिश करते हैं तो पेन हमें जो है चलने नहीं देता। और मसल स्पाज्म, यानी मसल्स जो है अकड़ाहट रहती है मसल्स में, जो ये जॉइंट स्टिफनेस रहती है। लॉस ऑफ मोमेंट हम सही तरीके से नहीं कर पाते और लॉस होने शुरू हो जाते हैं। जितना बॉडी का मोमेंट, हमारा जॉइंट का जितना मोमेंट होना चाहिए वो इतना मोमेंट नहीं कर पाता, उसका मोमेंट जो है कम होने शुरू हो जाते हैं। मसल्स वास्टिंग एंड वीकनेस, जॉइंट एनलार्जमेंट, डिफॉर्मिटी, क्रिप्सन, लॉस ऑफ फंक्शन, यानी हमारे बॉडी के जो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं ये दिखाई देते हैं और इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग एक्टिव इन्फ्लामेशन में मैंने बताया था पीछे भी, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये हमें दिखाई देता है। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए जो हमारा जो ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में हम इसमें डाइट का प्रयोग करेंगे, यानी अच्छी सी डाइट लेंगे, डाइटिशियन से डाइट की बात करेंगे, और डॉक्टर से मेडिसिन की बात करेंगे और मेडिसिन लेंगे। और मेडिसिन के साथ साथ जो है फिजियोथेरेपी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ओस्टियोआर्थराइटिस में हम फिजियोथेरेपी को ज़्यादा यूज करते हैं तो हमें कम दवाई यूज करनी पड़ती हैं और कम दवाइयों से हम बच सकते हैं, ज़्यादा दवाई हम यूज करने से बच सकते हैं। तो डाइट और फिजियोथेरेपी दोनों का अच्छे से यूज करें तो दोस्तों हम ओस्टियोआर्थराइटिस से लड़ सकते हैं और अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल शिफा फिजियोथेरेपी और अपने बॉडी को स्वस्थ रखिए और हेल्थी रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।